तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डे 81 ऑफ आवर पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम। इस सेशन में, इन छोटी वीडियोस में हम यूपीएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज, स्पेशली आजकल जो है इकोनॉमी के वेरियस पीवाईक्यूज को ना सिर्फ रिसर्च करते हैं, उनको देखते हैं, बल्कि उनके ऑप्शंस को चेक करते हैं ताकि वहां से फ्यूचर में, और ये रिवीजन की सीरीज है, राइट। दिस इज नॉट जस्ट पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, दिस इज अ रिवीजन सीरीज। शुरू करते हैं। तो ये 2020 में पूछे गए यूपीएससी के क्वेश्चन है। 2022 के, 2023 के, 2021 के ऑलरेडी हम एनालाइज कर चुके हैं। यहाँ पे आते हैं कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग: हाउसिंग लोन्स ओड बाय हाउस होल्ड्स, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड एंड ट्रेजरी बिल्स। देखो गुरु, बात ऐसी है, अगर आपको पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल डेट और नॉन फाइनेंशियल डेट का मतलब क्या होता है, तो आप इसका आंसर कर ही नहीं पाएंगे। फाइनेंशियल डेट क्या होता है, राइट यहाँ पे भी यही कहानी लिखी हुई है। फाइनेंशियल डेट क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम क्या होता है, लेंडिंग एंड सब लेंडिंग करना। लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, सब लेंडिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर एनबीएफसी कहीं किसी बैंक से लोन ले रही है, बैंक से एनबीएफसी ने लोन लिया, ठीक है, क्यों? ताकि एनबीएफसी जो है आगे जाकर के किसी को लेंड कर दे। तो जो जहाँ पे फर्दर लेंडिंग हो रही है, इसे हम कहते हैं ऑन लेंडिंग। जहाँ पे ऑन लेंडिंग की एक्टिविटी हो रही है, उसे हम कहते हैं, उस टाइप के डेट को, ठीक है, आपने डेट लिया, आपने कर्जा लिया, किसी और को कर्जा दिया, उस टाइप के डेट को हम कह रहे हैं फाइनेंशियल डेट, है ना। तो फाइनेंशियल, इनमें से कौन सा ऐसा डेट है जो नॉन फाइनेंशियल है? क्या सरकार ट्रेजरी बिल से बोरो करके किसी और को बोरो, ठीक है, करवा रही है? क्या सरकार किसी और को लोन दे रही है ट्रेजरी बिल की मदद से? नहीं, नॉर्मली ट्रेजरी बिल का यूज सरकार अपनी जो शॉर्ट टर्म की डेट रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए करती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स, आगे नहीं दे रहा है। आपने घर में लोन लिया है ना, क्या आपने वो लोन आगे किसी को बांटा? नहीं, है ना। अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसमें अमाउंट कोई आउटस्टैंडिंग है, आपने वो अमाउंट क्या किसी और को लोन में दिया? क्या ये ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है? नहीं, ये तीनों आपके नॉन फाइनेंशियल डेट में आता है। क्लियर? तो यही चीज जो है यहाँ पे आगे बताया गया है, नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बाकी इसमें कुछ रखना नहीं है। ट्रेजरी बिल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रेजरी बिल, भाई साहब, 10 बार हम पढ़ चुके हैं कि भैया स्टेट गवर्नमेंट इसे इशू नहीं कर रही है, नंबर वन। नंबर दो चीज आपको इसमें जो बात याद रखनी है भैया, ये जो है ये जीरो, ये याद रखना, जीरो कूपन बॉन्ड होता है। ट्रेजरी बिल जो है जीरो कूपन, ये तो ये कहानी सबको मालूम है यार ट्रेजरी बिल की, कि भैया ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट माने शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, 1 साल से कम का इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है ना, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ये इन तीन टर्म्स में होता है। ये कहानी सबको मालूम है। जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया क्या ये कूपन रेट प्रोवाइड कर रहा है? कूपन रेट मतलब क्या ये बॉन्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है? नहीं भैया, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो फिर इन्वेस्टर को क्या मिलता है सर जी? इन्वेस्टर को मिलता है कि मान लो अगर ये बॉन्ड 100 रुपए का है, तो इसे सरकार 90 रुपए में जारी कर रही है। ये जो बीच का डिफरेंस है, ठीक है, ये जो बीच का डिफरेंस है, फेस वैल्यू है 100 रुपए की, मार्केट वैल्यू या इशू प्राइस है 90 रुपए का। ये जो बीच का डिफरेंस है, ये एज ए हेयर कट के तौर पे यूज करता है कोई भी इन्वेस्टर। तो ये उसका प्रॉफिट हुआ। जीरो कूपन बॉन्ड इसी इसी पूरी फिलोसफी में आपके काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसे इशू नहीं कर रही है, शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इशू कर रहे हैं जीरो कूपन सिगरेट। और यहाँ से वो आपको कंफ्यूज करेगा, क्या ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल है? नो, प्रिंसिपल सरकार को वापस करना पड़ेगा। मान लो अगर किसी ने 90 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो उसे, है ना, वो 90 रुपए का प्रिंसिपल प्लस 10 रुपए के जो ये बीच का डिफरेंस है, ये देना पड़ेगा सरकार को। दैट मीन्स प्रिंसिपल इज टू बी रिवर्टेड बैक। जीरो प्रिंसिपल जीरो कूपन बॉन्ड कहाँ पे रिसेंटली न्यूज में थे? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि रिसेंटली जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस है, जैसे बीएससी सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज अलग से क्रिएट किया गया है। समझ रहे हो? तो वहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी होगी, वो अगर अपनी किसी सोशल एक्टिविटी के लिए किसी बॉन्ड, है ना, कि कोई पैसा रेज करना चाह रही है, तो वो वहाँ पे जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है इन्वेस्टर को, ना तो प्रिंसिपल वापस करने की, ना कूपन रेट देने की, है ना। तो समझ रहे हो? सिंपल बात है भैया, डोनेशन है, डोनेशन आप वापस थोड़ी करते हैं, वो आप डोनेट कर रहे हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आप डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, डोनर्स। तो इसीलिए वो जीरो कूपन और जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, ये चीजें जो है न्यूज में थी, और बॉन्ड मार्केट से हर साल वो क्वेश्चन पूछता तो है ही। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे पीवाईक्यू में। जैसे एक ये अतरंगी क्वेश्चन था कि भैया इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, ये किस चीज के लिए यूज की जाती है? बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग इज, जो आपका स्पेशली देखो, बजट डेफिसिट तो आजकल इंडिया में नहीं होता है, राइट, लेकिन जो आपका फिजिकल डेफिसिट
आपका रहता है, ठीक है, जो फिस्कल डेफिसिट रहता है, ओवरऑल जो आपका फिस्कल डेफिसिट रहता है, वो फिस्कल डेफिसिट को आप कैसे पूरा करते हैं, बोरो करके, ठीक है, जो सॉरी जो बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की, बोरो करके जो है फिस्कल डेफिसिट को पूरा किया जाता है, जो ओवरऑल रिसीट है गवर्नमेंट की, ठीक है, ओवरऑल नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स एंड ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट एंड ओवरऑल एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसे कैसे फाइनेंस किया जाए, उस मेथड को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। वो नॉर्मली लोन लेकर के भी सरकार करती है, ठीक है, या फिर वो आरबीआई को कहे कि पैसा छाप के हमको दो, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि भैया एफआरबीएम एक्ट के थ्रू और इससे भी पहले 1997 में एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आरबीआई और सरकार अब, है ना, नया नोट डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए छापते नहीं है। हालांकि सरकार इस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड है, बावजूद इसके ये प्रैक्टिस जो है अब इंडिया में डन अवे विद कर दी गई है, राइट। तो ऐसे कई तरीके होते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की क्यों जाती है, ये रिसोर्सेज क्यों मैनेज किए जाते हैं, ठीक है, ये आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की जाती है, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट नहीं भैया, है ना, डेट को वापस करने के लिए अगर आपको डेट लेना पड़ रहा है तो ये दिस वुड बी अ फॉल्स, है ना, ये बहुत बुरी प्रैक्टिस होती है, इससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है। कर्जे को वापस करने के लिए आप नया कर्जा ले रहे हैं तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। देन एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर अगेन ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिर्फ देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग कौन करता है, सरकार। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरकार के एंड पे थोड़ी ना आती है सिर्फ, है ना, ये तो ट्रेड के एंड पे हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके ट्रेड के एंड पे हो रहा होता है, सरकार थोड़ी ना पे करती है। किसी एक प्राइवेट ट्रेडर ने अगर मान लो फेयर एंड लवली का कहीं से इंपोर्ट कर दिया, सरकार थोड़ी ना पे कर रही है उसकी, ओवरऑल इकोनॉमी पे कर रही है, तो सरकार क्यों किसी के नाम का, है ना, डेट लेकर के डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। एंड रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट नहीं, ये अगेन वही बात कि डेट लेने के लिए डेट नहीं लेते हैं आप, मेन गोल ये रहता है ना। इतना डिस्कशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अगला आते हैं 2007 में, ये एक और क्वेश्चन ये आया था। ये क्वेश्चन इसीलिए लाया गया है क्योंकि यहाँ से हम एक और चीज़ जो है रिसेंट में न्यूज़ में थी वो देखेंगे कि व्हाट वाज द स्कीम टू रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया थ्रू ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ हाई कॉस्ट डेट इनटू लो कॉस्ट डेट। अगर आपको इस स्कीम का नाम पता भी नहीं होता तो यहाँ से आपको कम से कम ये पता चल रहा है कि भैया जिसमें सरकार को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, मान लो 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उस डेट को बेच दो और नया डेट लो जिसमें आपको सिर्फ 8% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा हो। समझ रहे हो, दैट मीन्स। और स्टेट गवर्नमेंट का डेट क्या होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जो ये अपनी स्टेट गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, उस सिक्योरिटीज को ही तो, उस बॉन्ड को ही तो डेट इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, ठीक है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो जिसमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, मान लो 10% का इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, उसको ये मार्केट में बेच देंगे उस सिक्योरिटी को, ठीक है, और उससे जो पैसा आएगा उससे एक, है ना, उससे एक नया डेट जो है ये खरीद लेंगे। सॉरी, जो इन्होंने मार्केट में सिक्योरिटी पहले बेच रखी थी, मान लो 10% उसमें इंटरेस्ट इन्हें पे करना पड़ रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया, तो उस सिक्योरिटी को ये बाय बैक कर लेंगे, है ना, और बाय बैक करने के बाद उसी अमाउंट का ये नया इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट से ले लेंगे। समझ लो, मान लो इन्होंने 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहले इशू करके रखी हुई थी, राइट, दैट मीन्स इन्वेस्टर को इन्होंने सिक्योरिटी ली, इन्वेस्टर से 100 रुपए का लोन लिया, अब सरकार को इसमें 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो सरकार ने बोला किस्सा ही खत्म करते हैं, 100 रुपया इन्वेस्टर मैं तुम्हें वापस देता हूँ, तुम मुझे मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस दो। फिर जैसे ही ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार के हाथ में आई, इस सिक्योरिटी को उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, नई सिक्योरिटी इशू करी 100 ही रुपए की वैल्यू की, जिसमें कि अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल हो चुका था, राइट, क्यों, क्योंकि भैया डेट इंस्ट्रूमेंट की मार्केट में कमी पड़ गई थी, जिस चीज़ की कमी है उसके जो है एक तरीके से, समझ रहे हो, तो वो सरकार के बेनिफिट में रहेगा, सरकार के बेनिफिट में रहेगा। तो ये डेट स्वैप स्कीम उस टाइम पे न्यूज़ में थी। अब जो है एक नया स्वैप आया हुआ है, डेट फॉर नेचर स्वैप, ठीक है, ये रिसेंटली क्या हुआ है कि गैबोन जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, इन्होंने डेट फॉर नेचर स्वैप $500 मिलियन का किया हुआ है अफ्रीका में। सो दिस इज अ न्यू टेक्निक, नोवल टेक्निक, जिसका यूज करके आप जो है नेचर के लिए, ठीक है, नेचर के रीडेवलपमेंट के लिए आप फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो, दैट इज योर डेट फॉर नेचर स्वैप, राइट। तो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन द कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, तो
वो किसी कंट्री में, ठीक है, वो डेट के फॉर्म में वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। उनके जो फॉर एग्जांपल ग्रीन बॉन्ड वगैरह हो गए, उन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके, ठीक है, जो जो डेवलप्ड कंट्रीज है। सो दिस डेट फॉर नेचर स्वैप बेसिकली नेचर के कंजर्वेशन के लिए डेट लेना, ठीक है, और उसके बाद उस नेचर के कंजर्वेशन से जो इन्हें कार्बन क्रेडिट अर्न हुए, उन कार्बन क्रेडिट्स को वापस डेवलप्ड कंट्रीज को बेचना, है ना। दिस इज योर डेट फॉर नेचर स्वैप। समझ रहे हो, पहले आपने लोन लिया उनसे, जितने का लोन लिया, मान लो $500 मिलियन का आपने लोन लिया, तो उससे जो आपने अफॉरेस्टेशन की, उससे आपको कार्बन कार्बन क्रेडिट जो है अर्न हुए, ठीक है, और उसे वापस बेच दिया उन्हीं कंट्रीज को, सो दैट दीज कंट्रीज कैन ऑफसेट देयर कार्बन एमिशन टारगेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एक ऐसा ही यूरोप का अलग से, ठीक है, ईयू का वो क्या कहते हैं, यूज एक ऐसा, ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मैं उसका नाम भूल गया। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ें जो है सेल कर सकते हैं। दिस इज योर, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गैबोन 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 पे मैपिंग कर लेना, ये जो है एक नई डेवलपमेंट हुई थी। आगे आते हैं कि विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। अगला कि दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू बोथ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, यूट्यूब की अगर आप ट्रिक ट्रिक लगाओ, तो अ, आप जो है इन दोनों स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर देते, राइट, क्योंकि यूट्यूब में बताया गया है कि नेगेटिव स्टेटमेंट को हटाना है, और दूसरा कि एक्सट्रीम वर्ड को भी हटाना है। एक्चुअल में आंसर यही है, 1 और 3 इज द आंसर, सेकंड इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, ये ट्रेड इन सर्विसेज को ही कवर कर रहा है, ये गुड्स को कवर नहीं करता है। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे WPI क्या क्या सर्विसेज को कवर कर रहा है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। WPI और CPI को हमने ब्रॉडली लास्ट लेक्चर में कवर किया था, राइट। सो दिस इज अबाउट इट। देखो, ऐसे क्वेश्चन का अगर आपको पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है, राइट। अब ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स कैसे होते हैं, ये WTO का एक एग्रीमेंट है, राइट। ये क्या कह रहा है भैया कि, है ना, आप जो है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरीके के, ठीक है, किसी भी तरीके के क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड में नहीं लगाएंगे, फॉरेन प्रोडक्ट्स के ट्रेड में नहीं लगाएंगे। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि भैया आप ऐसा नहीं कह सकते कि चाइना से हम मोबाइल तो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ 60 मोबाइल इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे प्रोहिबिट की गई है, समझ रहे हो, ट्रिम्स एग्रीमेंट के थ्रू। किस चीज की? सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे की गई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, राइट। सो एज ए लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड ट्रिम्स, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है, इसमें क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का प्रोविजन है, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस अलाउ की गई है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन माने फॉर एग्जांपल जैसे EU जो है इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सैनिटरी एंड SNP मेजर्स, ठीक है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स जो है लगाता है कि भैया इनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनमें क्वालिटी बहुत बुरी है, और इसमें आप जो है पेस्टिसाइड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के क्वालिटेटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स आप नहीं ले सकते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सच एज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, है ना। अगेन यहाँ लेकिन ये जरूर है कि जितने भी जो आपकी कंट्रीज है, वो ये जरूर प्रेस्क्राइब कर सकती है कि अगर हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ 40% जो है लोकल कंटेंट होना चाहिए। तो दैट इज परमिटेड, दैट इज परमिटेड, राइट। देन द the TRIMS committee monitors the operation of implementation of agreement and allows the members the opportunity to consult on any relevant matters and it does not cover services। तो ये बाकी है ना, ज़्यादा इसके बारे में कुछ जानने की आई डोंट थिंक कि उतनी ज़रूरत है। फिर से वो क्वेश्चन बना ज़रूर सकता है कि ये किसका है ट्रिम्स एग्रीमेंट। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, सो that is correct and they are not concerned with the regulation of foreign investment। again yes, तो ये इन्वेस्टमेंट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट माने फॉर एग्जांपल FDI से कंसर्न नहीं है। ये किस चीज से कंसर्न है भैया? ये ट्रेड में हो रही इन्वेस्टमेंट से कंसर्न है, तभी तो इसे कह रहे हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स।
ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स माने जो ट्रेड में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिसका बिजनेस है उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, वो एफडीआई की कैटेगरी में थोड़ी ना आ रही है। वो कहीं फैक्ट्री थोड़ी ना लगा रहे हैं ना, कहीं बड़ी कंपनी थोड़ी ना खोल रहे हैं। वो नॉर्मल ट्रेड में जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस चीज को रेगुलेट करने का ये एक मैकेनिज्म है। दिस इज वाई दे डोंट दे डोंट रेगुलेट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगेन ये ओपन एंडेड सी इसमें स्टेटमेंट है, यूपीएससी अपनी ही स्टेटमेंट का पता नहीं क्या गर्दा बना देता है। ये बहुत चैलेंजेबल है, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट्स ये बहुत चैलेंजेबल है। सो दिस इज अबाउट इट। ये अगले क्वेश्चन जो है ये ठीक है नेक्स्ट वीडियो में कल कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।